अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल थीरीज़ ऑफ क्राइम। जैसा कि हम जानते हैं कि थीरीज़ ऑफ क्राइम बेसिकली कॉजेज़ एंड प्रिवेंशंस ऑफ क्राइम को डिस्कस करती हैं। तो बायोलॉजिकल थीरीज़ ऑफ क्राइम कॉजेज़ ऑफ क्राइम को जेनेटिकली डिफ़ाइन करती हैं और कॉजेज़ ऑफ क्राइम के अंदर वो बताती हैं कि जो जीन्स है इंसान की या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंसान के वो उसके क्रिमिनल बिहेवियर का सबब बन सकते हैं। हमने जो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं क्रिमिनोलॉजी के वो हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट। क्लासिकल हमने पढ़ लिया था और इस वक्त हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के अंदर बायोलॉजिकल थीरीज़ ऑफ क्राइम को। पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के जो फादर हैं वो सीज़र लम्ब्रोसो हैं और इस बारे में इन डिटेल पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस हो चुका है और ये जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए एक स्लाइड रखी गई। आगे हम अब पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल थीरीज़ की जो मेन एजम्पशंस हैं वो क्या हैं। तो इनकी बेसिक एजम्पशंस क्या हैं कि जो आपका बिहेवियर है, ह्यूमन का बिहेवियर है, इट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड। मतलब जो इंसान का बिहेवियर है उसके अंदर जीन्स का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। आपकी जीन्स आपका बिहेवियर बनाने के अंदर अपना ख़ास रोल प्ले करती है। और इनका सेकंड अजम्पशन ये है कि जो बेसिक डिटरमिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हैं मे बी पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कहने का मकसद ये है कि जो आपका बिहेवियर है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म होता है, फॉरवर्ड होता है और आपका जो बिहेवियर है ये डिपेंड करता है आपकी इनहेरिटेंस के ऊपर भी। सो सम बिहेवियर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ म्यूटेशन इन जेनेटिक एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तीसरा जो इसकी अजम्पशन है वो ये है कि जो आपका बिहेवियर है ये म्यूटेशन के प्रोसेस के अंदर भी शेप हो सकता है। म्यूटेशन क्या है? जब आपके जीन्स के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है उस वक़्त भी इसको आपके बिहेवियर के ऊपर ये इफ़ेक्ट कर सकता है। ये तीनों चीज़ें किस तरह से होती हैं इसको हम डिस्कस करते हैं फर्दर बायोलॉजिकल थीरीज़ के अंदर। इंशाअल्लाह हम इसके अंदर एबाटिज़म की थीरी पढ़ेंगे और उसके बाद सिमोटोटाइप थीरी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और फिर जैकब सिंड्रोम को भी पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम थीरी है उसको भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो बायोलॉजिकल थीरीज़ ऑफ क्राइम जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि द मोस्ट फेमस प्रोपोनेंट ऑफ दिस अप्रोच इज़ सीज़र लम्ब्रोसो। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ क्राइम एज्यूम दैट सम पीपल आर बोर्न क्रिमिनल्स हु आर साइकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉन क्रिमिनल्स। तो बायोलॉजिकल थीरीज़ की जो मेन एजम्पशन है वो ये है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं नॉन क्रिमिनल से। और बायोलॉजिकल थीरीज़ का कहना यह है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं, पैदाइशी तौर पे ही क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। और फिर सर्टेन ट्रेट्स अपीयर टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू जेनेटिक मेकअप रादर देन सोशल लर्निंग। बायोलॉजिकल थीरीज़ का जो एक और एजम्पशन है वो ये है कि सोशल लर्निंग के थ्रू इंसान क्राइम नहीं सीखता है बजाय इसके उसके अंदर जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं आपकी जो क्रिमिनलिटी है वो इनहेरिटेंस में उसे मिलती है, ठीक है। तो अर्ली अटेम्प्ट्स टू लिंक हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स टू क्राइम रिलाइड ऑन द यूज़ ऑफ फैमिली ट्रीज़। तो जिस दौर में ये बायोलॉजिकल थीरीज़ आई तो इन्होंने क्या किया कि फैमिली ट्रीज़ के साथ लिंक किया हेरिडिटी और जेनेटिक मेकअप को क्रिमिनल्स के, और उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली ट्री के अंदर यानी कि उनके आबाओ अजदाद में भी क्रिमिनल्स पाए गए थे और फिर वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ उस पर्टिकुलर क्रिमिनल के अंदर। So researchers also consider hormones in the search of relationship between the body and the antisocial tendencies. So in males, hormone testosterone
हैज़ बीन लिंक्ड टू इंक्रीज इन एग्रेशन। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे वाई क्रोमोसोम थ्योरी के अंदर। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज टेंडेड टूवर्ड्स सीइंग क्राइम एज द फॉर्म ऑफ इलनेस। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज जो हैं वो कहते हैं कि ये जो क्रिमिनल बिहेवियर है ये दरअसल एक इलनेस है, ये बायोलॉजिकल इलनेस है। और वो कैसे है कि जो बैड बिहेवियर है वो बेसिकली एक सिक बिहेवियर है, और फिर जो क्रिमिनल है वो रेडिकली डिफरेंट होता है नॉन क्रिमिनल से, और इनएबिलिटी टू लर्न एंड फॉलो लीगल रूल्स, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इन्फीरियरिटी, क्रिमिनल बिहेवियर्स, डिफेक्टिव जीन्स। जब किसी ह्यूमन का जीन्स जो है वो डिफेक्टिव है और उसका मेंटल ग्रोथ नहीं हुई है, तो वो इस वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी नहीं लर्न कर पाता है, जिसकी वजह से वो क्राइम करता है। ये मानना है बायोलॉजिकल थ्योरीज़ ऑफ क्राइम का। जो बायोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं ये पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखती हैं क्रिमिनोलॉजी के। और इन्होंने क्या किया, जब बायोलॉजिकल थ्योरीज़ आई तो इन्होंने ऑफेंस से फोकस को हटा के, क्योंकि इससे पहले क्लासिकल और न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था, जिसके अंदर जो फोकस था वो था ऑफेंस, क्राइम। लेकिन जब बायोलॉजिकल थ्योरीज़ आए तो इन्होंने अपना इस फोकस को शिफ्ट किया ऑफेंस से ऑफेंडर की तरफ। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्राइम की अपनी एक वर्थ है, वो हम मानते हैं, लेकिन इसके अंदर मेन रोल जो है वो ऑफेंडर का है, और हमें ऑफेंडर को स्टडी करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि कॉज ऑफ क्राइम क्या है। तो द टर्मिनोलॉजी बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम रेफर्स टू द थ्योरीज दैट प्रोवाइड अ फिजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्शंस। तो फिर इन थ्योरीज़ के अंदर जो ऑफेंडर्स के जो एक्शंस थे उनको एक्सप्लेन किया गया कि वो किन वजूहात की वजह से उनके जो एक्ट्स थे वो क्रिमिनल एक्ट्स थे। सो सीजर लम्ब्रोसो's theory of atavism और stated that those who broke the law were likely to have certain physical features। इन्होंने जो सीजर लम्ब्रोसो हैं, जो फादर ऑफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट हैं, उन्होंने एटाविज़म की थीरी दी, और उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट शेप्स बताई कि ये शेप्स अगर होंगी किसी इंसान की तो वो क्रिमिनल होंगे। और फिर इसके बाद विलियम शेल्डन ने बॉडी टाइप थीरी दी, उसके अंदर उन्होंने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स का जिक्र किया। और फिर एक वाई क्रोमोसोम की थीरी है, उसको हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो सीजर लम्ब्रोसो की थ्योरी को हम पढ़ते हैं। In 19th century, Italian prison psychiatrist Cesare Lombroso drew on the ideas of Charles Darwin and suggested that criminals were atavistic, essentially evolutionary throwbacks. He suggested that their brains were maldeveloped or not fully developed. तो जो सीजर लम्ब्रोसो की थ्योरी है अटाविज़म की, इसके अंदर उसने क्या किया, उसने ये बताया है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके जो ब्रेन है वो माल डेवलप्ड हैं या वो फुली डेवलप्ड नहीं है। अगर वो फुली डेवलप्ड नहीं है या माल डेवलप्ड हैं तो क्या होगा, उनकी इंटेलिजेंस वीक होगी और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी वीक होगी, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल एक्ट्स की तरफ inclined होंगे। So in his review of prisoners, he found that they shared a number of common physical attributes such as sloping foreheads and receding chins। तो हुआ क्या कि चूँकि वो प्रिजन्स में होते थे, जॉब करते थे, सीजर लम्ब्रोसो वो इटालियन आर्मी में भी रहे और बाद में वो प्रिजन्स के अंदर भी उन्होंने सर्व किया। तो वहाँ पे उन्होंने जब रिसर्च की क्रिमिनल्स के ऊपर, तो उन्होंने उनकी जो फ़िज़िकल ट्रेड्स थे वो तकरीबन आपस में मिलते जुलते देखे। तो इन्होंने लम्ब्रोसो ने सजेस्ट किया कि इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम वाज द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लम्ब्रोसो का कहना ये था कि जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं वो उनके जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी वजह से वो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। सो इसी नहीं बेसिस के ऊपर उसने कहा कि क्रिमिनल्स वर बोर्न दैट वे। So Lombroso theory is essentially theory of
बायोलॉजिकल पॉजिटिविज़म। सो उन्होंने कहा कि बायोकेमिकल कंडीशंस जो हैं वो कॉज़ हैं क्राइम का, और न्यूरो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस वो भी कॉज़ है क्राइम का, जेनेटिक इनहेरिटेंस भी कॉज़ है क्राइम का, और पुअर इंटेलिजेंस भी कॉज़ है क्राइम का। तो Cesare Lombroso observed the physical characteristics of Italian prisoners and compared them to the Italian soldiers. मैं पहले बता चुका हूँ कि सीजर लम्ब्रोसो का एक्सपीरियंस इटालियन आर्मी के अंदर भी था और प्रिजन्स के अंदर भी था। तो उसने जो रिसर्च की सोल्जर्स के ऊपर, इटालियन आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर, और उन्होंने जो रिसर्च की इटालियन प्रिजनर्स के ऊपर, उन रिसर्च को जब आपस में कंपैरिजन किया उनका, तो फिर उसने अपनी ये अटैविज़म की थ्योरी दी, और फिर उसने कहा कि जब उसके कंक्लूजन दिया उन दो रिसर्च का उन्होंने आपस में, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि क्रिमिनल्स वर फिज़िकल डिफरेंट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल्स एंड नॉन क्रिमिनल्स। उसने कहा कि क्रिमिनल्स और नॉन क्रिमिनल्स बायोलॉजिकली सेम नहीं होते, इनमें डिफरेंस होता है। तो लम्ब्रोसो प्रेजेंटेड अ लॉन्ग लिस्ट, उन्होंने फिर एक लंबी लिस्ट दी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। उनको अगर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना है तो आपको आप देखेंगे जो एसिमेट्री ऑफ द फेस और हेड होगा वो डिफरेंट होगा क्रिमिनल्स का नॉन क्रिमिनल्स से, और जो क्रिमिनल्स हैं उनके जो ईयर्स हैं वो लार्ज मंकी टाइप होंगे, और उनके लिप्स जो हैं वो लंबे होंगे, ट्विस्टेड नोज़ होगा, एक्सेसिव चीक बोन्स होंगे, लॉन्ग आर्म्स होंगे, एक्सेसिव स्किन रिंकल्स होंगे क्रिमिनल्स के, जो कि नॉर्मली आपको नॉन क्रिमिनल्स के अंदर नहीं मिलेंगे। तो अगर उनका कि अगर इनमें से 5 क्वालिटीज़ भी, फिज़िकल एनॉमलीज़ भी किसी एक शख्स में पाई जाएंगी, तो आप मान लें कि वो शख्स बॉर्न क्रिमिनल है। ये किसका कहना था? सीजर लम्ब्रोसो का। और फीमेल्स के अंदर उनका कि अगर ये 3 क्वालिटीज़ अगर आपस में इनमें से 3 चीज़ें आपको मिलें किसी फ़ीमेल के अंदर, तो वो भी क्रिमिनल्स होंगी। ठीक है, तो ये सीजर लम्ब्रोसो की थ्योरी थी अटैविज़म की। और इसके बाद एक थ्योरी है, एसिमोटो टाइप थ्योरी है विलियम शेल्डन की, तो जिसके अंदर इसको बॉय टाइप थ्योरी भी कहते हैं। इसके अंदर उन्होंने जो ह्यूमंस की बॉडीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, 3 टाइप्स बयान की। और उन्होंने कहा ये जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं वो मोटे होते हैं, बल्की होते हैं, और इनका वेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। और फिर जो एक्टोमॉर्फ्स हैं उनके बारे में ये कहा ये दुबले पतले होते हैं, और ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के भी शिकार होते हैं, और मोर ओवर ये लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। और फिर तीसरा टाइप उन्होंने बताई मेसोमॉर्फिक्स की। जो मेसोमॉर्फिक्स होते हैं वो मतलब बॉडी बिल्डर टाइप होते हैं, मस्कुलर बॉडीज़ होती हैं उनकी, और एग्रेसिव इन नेचर होते हैं। तो इस थ्योरी का नाम सिमोटोटाइप भी है। तो सिमोटोटाइप्स आर अ सेट ऑफ जनरलाइज्ड बॉडी टाइप्स। साइकोलॉजिस्ट William Sheldon came up with the Simototype in 1940s, and then they were one of the biological theories developed in this time period that attempted to explain and predict crime based on a person's body type. These body types broke down into 3 categories: ectomorphs, endomorphs एंड मेसोमॉर्फ्स। तो मैंने ये मेसोमॉर्फ्स, एंडोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स के बारे में भी आपको समझा दिया। आगे है शेल्डन एग्जामिन्ड अ ग्रुप ऑफ 200 यंग मैन हु वर रेफर्ड टू अ कम्युनिटी सेंटर फोकस्ड ऑन हेल्पिंग यंग मेल डेलिक्वेंट्स। मकसद ये है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नंबर लिया यंग मेल्स का, और उन्हें जब उनका कंपैरिजन किया, एक जब रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि जो मेसोमॉर्फिक्स होते हैं ये डेलिक्वेंट बिहेवियर की तरफ ज़्यादा इनका रुझान होता है बिकॉज ऑफ देयर बॉडी टाइप। मोर ओवर इनको एक्सप्लॉइट करना भी इजी होता है, और ये थोड़ा एग्रेसिव इन नेचर होते हैं।
सो इन सब्सिक्वेंट स्टडीज़ ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी शेल्डन आर्ग्यूड मेसोमॉर्फिक टाइप जो लोग होते हैं वो क्राइम में ज़्यादा इंगेज पाए गए हैं। जो एक्टोमॉर्फ्स हैं, जो दुबले पतले होते हैं, उनके बारे में विलियम शेल्डन ने कहा कि ये सुसाइड रेट इनका ज़्यादा होता है, और एंडोमॉर्फिक्स जो होते हैं वो नॉर्मली मेंटली इल पाए गए हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। इनकी बॉडी टाइप्स के बारे में मैंने ये पूरा जितना भी हमने डिस्कस किया वो सारा इसके अंदर मैंने लिख दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बॉडी टाइप्स का क्रिमिनलिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय रेफरेंस टू द ऑफेंडर्स बॉडी टाइप, ठीक है। सोमेटोटाइप के अंदर जो क्रिमिनलिटी को एक्सप्लेन किया गया वो क्रिमिनल्स के बॉडी टाइप को सामने रख के किया गया, जेनेटिक्स और एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रख के, ठीक है। तो फिर विलियम शेल्डन ने जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, उसने जो एक लाइफ गुजारी ऑब्जर्विंग ऑल द वैरायटी ऑफ ह्यूमन बॉडीज़, उसका फोकस क्या था, ह्यूमन बॉडीज़ थी। एज अ चाइल्ड ही वाज एन avid observer of animals and birds, and as he grew up this hobby turned into a strong ability to observe the human body. 3 types of human body: ectomorph and mesomorph। ये इसने क्लासिफिकेशन की बॉडीज़ की, और फिर इसके अंदर उसने इन डिटेल, आपके पास ये सारा लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आखिरी थ्योरी जो बायोलॉजिकल थ्योरीज़ के अंदर हम पढ़ते हैं क्राइमिनोलॉजी को लेके, वो वाई क्रोमोसोम थ्योरी है। तो दरअसल हुआ क्या कि क्रोमोसोम थ्योरी जो है, वाई क्रोमोसोम थ्योरी, ये पेट्रिशिया जैकब्स एक डॉक्टर थी, उन्होंने 1965 के अंदर एक सुपर मेल एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम को दरियाफ्त किया था, जिसे जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। दरअसल होता क्या है, हम सब जानते हैं कि जो मेल्स होते हैं ना, फ़ीमेल्स होती हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो सबको क्लियर है। लेकिन जैकब सिंड्रोम क्या है कि जब म्यूटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो उस वक़्त क्या होता है कि अनलकीली एक एक्स्ट्रा मतलब कुछ मेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम जनरेट हो जाती है। तो उसका जो XY क्रोमोसोम बनना होता है ना, वो XYY क्रोमोसोम बन जाता है, जिसकी वजह से ऐसे मेल को सुपर मेल कहा गया। और जब इसको स्टडी किया गया सुपर मेल को, तो पता चला कि ये लोग मोर एग्रेसिव होते हैं अदर मेल्स की निस्बत, ठीक है। और ज़्यादा एग्रेसिव होने की वजह से ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बेसिकली XYY क्रोमोसोम और XX क्रोमोसोम्स के ऊपर डिस्टिंग्विश करके जो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम मेल्स के अंदर पाई जाती है, जिन मेल्स के अंदर एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम्स पाई जाती है, वाई क्रोमोसोम थ्योरी के मुताबिक ऐसे लोग जो कि सुपर मेल्स होते हैं, जिनमें एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम्स पाई जाती है, वो मोर लाइकली टू बी इंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर्स होते हैं। मैंने अभी ये सारा आपको समझाया है कि नॉर्मली एक इंसान के अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लाइक वुमेंस के अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं और मेन के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं। तो अ स्मॉल नंबर ऑफ मेन आर बोर्न विद 2 Y क्रोमोसोम्स, XYY क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मेलनेस कहते हैं इसको। तो जैकब सिंड्रोम भी कहा जाता है इसे, और ऐसे शख्स को जिसके अंदर एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम होगी वो सुपर मेल कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम से जो मेल्स होते हैं वो मोस्टली डेविएंट और क्रिमिनल बिहेवियर के मालिक होते हैं।
और ये ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा होती है, ये थिनर होते हैं, इनके एक्ने ज़्यादा होता है फेस के ऊपर, और ये ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी के क्राइम में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। इनका आईक्यू बहुत लोअर होता है। तो ये आपकी XYY क्रोमोसोम्स थ्योरी है। तो अ क्रोमोसोम इज़ द थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ द सेल एंड आर carries hereditary information in the form of genes. The normal human genetic complement consists of 23 pairs of chromosome। ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होता है एक इंसान के अंदर वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मींस के 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, और वन ऑफ दिस पेयर्स डिटरमाइंस द सेक्स। तो जो इसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो आपका सेक्स डिफाइन करता है। वुमेन हैव 2 XX क्रोमोसोम्स एंड men usually have X and Y क्रोमोसोम। तो जिनके कुछ मैं डिटेल से बताया कि कुछ मेल्स के अंदर म्यूटेशन के प्रोसेस के दौरान एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो सुपर मेल कहलाते हैं और वो क्रिमिनल बिहेवियर्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। होपफुली आपको बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम समझ आ चुकी होंगी, और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। और मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट ऑफ क्राइम इंशाल्लाह, और फिर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।